हाय टू ऑल। अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल साइकिल। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि सेल साइकिल के कितने फेजेस हैं, और लास्टली हम लोग जानेंगे कि सेल साइकिल को कैसे कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक बातों से। सेल का डेफिनेशन सब लोग जानता होगा। सेल को डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रिप्रोड्यूस। मतलब अगर किसी स्ट्रक्चर को फंक्शनल यूनिट होना है तो उसके पास सेल्फ रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और अगर वो खुद को रेगुलेट कर पा रहा है तो वो खुद को इस एनवायरनमेंट में सस्टेन भी कर सकता है, तो उसके पास सेल्फ सस्टेन करने की भी प्रॉपर्टी है। अब ये सेल्फ रेगुलेट एंड सेल्फ सस्टेन की प्रॉपर्टी तो खुद को बनाए रखने के लिए थी, अगर उसे अपने जैसों को बनाए रखना है तो उसे सेल्फ रिप्रोड्यूस भी करना होगा। ओके, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ सस्टेन एंड सेल्फ रिप्रोड्यूस। अब देखो, बेसिकली एक सेल के दो मेजर फंक्शन होते हैं। पहला टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी और दूसरा टू मेंटेन इट्स रेस। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोई सेल परफॉर्म करता है तो वो इसलिए करता है ताकि वो खुद को सेल्फ रेगुलेट और सेल्फ सस्टेन कर पाए, और अपने जैसों को बनाए रखने के लिए, मतलब अपने रेस को मेंटेन करने के लिए एक सेल क्या करता है, तो सेल रिप्रोड्यूस करता है ताकि वो 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या होता है, वो सेल अपने जैसों के रेस को मेंटेन कर पाता है। मतलब अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ही कंसिडर करके चलते हैं, अमीबा, और अगर उसमें रिप्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी नहीं होती तो उसके मरने के साथ ही उसका वजूद ख़त्म हो जाता। तो अपने वजूद को बनाए रखने के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ा। अब देखो, यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रोल है वो तुम्हारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में आता है। इसको पढ़ने के लिए तुमको फिजियोलॉजी पढ़नी होगी। हमारे इस टॉपिक का कंसर्न इस बात से है कि किस तरीके से सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके 1 से 2 सेल बनाता है ताकि वो अपने रेस को मेंटेन कर सके। अब सुनो, टू मेंटेन इट्स रेस, अपने रेस को या अपने जैसों के वजूद को बनाए रखने के लिए एक सेल को क्या करना होगा, तो एक सेल को डिवाइड करना होगा। अब एक सेल के पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, उनके डीएनए में। तो अगर एक सेल को डिवाइड करके अपने जैसा ही सेल बनाना है तो उसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी जो उसके पास थी, और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन कहाँ था, तो उसके डीएनए पे। इसके लिए सेल क्या करता है, सबसे पहले अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, उसके बाद इसी डीएनए को सेपरेट कर देता है। मतलब पहले वो अपने जीनोम का रेप्लिका तैयार करेगा, फिर उसे सेपरेट कर देगा, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि सेल डिवाइड करने के बाद जो 2 सेल बन रहे हैं उन दोनों में अपना अपना जीनोम है जो कि पेरेंट सेल के जीनोम से सिमिलर था। ओके, तो अगर एक सेल को डिवाइड करके अपने जैसा ही 2 सेल बनाना है तो सबसे पहले उसको अपने जीनोम को रेप्लिकेट करना होगा, फिर उसी जीनोम को सेपरेट करना होगा और सेल को डिवाइड कर देना होगा, ताकि जो 2 सेल बन रहे हैं उनमें अपना अपना जीनोम आए और दोनों जीनोम एग्जैक्ट सिमिलर या फिर मोर और लेस सिमिलर हो अपने पेरेंट जीनोम से। बेसिकली ये प्रोसेस तुम्हारे किसी किताब के जेरोक्स करवाने जैसा ही है। तुमको अगर एक किताब का जेरोक्स अपने दोस्त को देना है तो तुम पहले क्या करोगे, उस किताब का जेरोक्स करवाओगे, मतलब उस जीनोम का रेप्लिका तैयार करोगे, फिर ओरिजिनल कॉपी को अलग और जेरोक्स कॉपी को अलग अलग सेपरेट करोगे, और फाइनली क्या करोगे, दोनों को अलग अलग बैग या पैकेट में रख के अपने दोस्त को दे दोगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन दोनों के पास सेम ही है। तुम्हारे पास जो किताब है वही इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दोस्त के पास ही है। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी रहेगी और उसके पास जेरोक्स। सेल डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है। सेल का जो रेप्लिकेशन होता है, सेल के डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। मतलब डीएनए के अगर 2 स्ट्रैंड हैं तो डिवीजन के पास दोनों सेल के पास एक ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड होगा और एक रेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड होगा। मेरा पर्पस वो नहीं था बताना, मेरा पर्पस सिर्फ इतना बताना था कि अगर एक सेल को डिवाइड करना है तो पहले उसे अपने जीनोम को रेप्लिकेट करना होगा, फिर सेपरेट करना होगा, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस।
और साइटोकाइनेसिस का मतलब तो सब जानते ही होंगे, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि एक सेल डिवीजन के लिए मेनली 2 स्टेजेस में जाता है। इनिशियल स्टेज जिसमें वो अपने जीनोम का रेप्लिका तैयार करता है और ये होता है तुम्हारे एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, और दूसरा है तुम्हारा टर्मिनेशन स्टेज जिसमें कोई सेल उस रेप्लिकेटेड जीनोम को सेपरेट करता है और ये होता है तुम्हारा एम फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब माइटोटिक फेज ऑफ सेल साइकिल में। तो एक सेल डिवीजन के मेजर कौन से स्टेज हो गए? एक इनिशियल स्टेज जिसमें जीनोम का रेप्लिकेशन होता है और दूसरा टर्मिनेशन स्टेज जिसमें जीनोम का सेपरेशन होता है। अब सुनो, अगर तुमको डीएनए को रेप्लिकेट करना है या फिर उससे सेग्रीगेट या सेपरेट करना है तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती होगी। मान लो कि सेल ने सोचा है कि उसके डीएनए को रेप्लिकेट किया जाए, तो रेप्लिकेट करने के लिए उसको ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ती होंगी। फॉर एग्जांपल सेल के साइज़ को ग्रो करना होगा, न्यूक्लियोटाइड अरेंज करवाना होगा, एंजाइम कई एक्टिव करने होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट्स करने होंगे, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे काम जो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए किए जाएंगे वो डीएनए के रेप्लिकेशन से जाहिर सी बात है पहले किए जाएंगे। मतलब इनिशियल स्टेज के पहले भी कोई स्टेज होता होगा और टर्मिनेशन स्टेज के भी पहले कोई स्टेज होता होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनिशियल और टर्मिनेशन स्टेज के बीच में कुछ ऐसे स्टेजेस या फिर गैप होते होंगे जिनमें इनिशियल स्टेज और टर्मिनेशन स्टेज में होने वाले प्रोसेस की तैयारियां की जाती होंगी। इन फेजेस को हम लोग गैप फेज कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक एस फेज है जो इनिशियल स्टेज था, एक एम फेज है जो टर्मिनेशन स्टेज था, तो इसके अलावा 2 और फेजेस होंगे जिनको हम लोग गैप फेज कहते हैं। एस फेज के पहले का गैप फेज G1 फेज और एम फेज के पहले का गैप फेज G2 फेज। आई होप आई एम क्लियर। देखो, अगर सेल को रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती होंगी ना, और वो तैयारियां रेप्लिकेशन के बाद की जाएंगी या पहले? तो जाहिर सी बात है पहले। तो अगर एस फेज में तुम्हारा रेप्लिकेशन होता है तो उसकी तैयारी एस फेज से पहले होंगी, मतलब G1 फेज एस फेज के पहले आएगा। उसी की तरह टर्मिनेशन स्टेज के पहले कौन सा आता है तुम्हारा? गैप 2 फेज G2 फेज, जिसमें माइटोसिस के पहले की तैयारियां की जाती होंगी। इस तरीके से हम एक सेल साइकिल को डिफाइन कर सकते हैं कि each cell passes through a series of events by which a new cell is formed from the pre-existing cell is referred to as cell cycle. Cell cycle क्या है? तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके थ्रू एक सेल नए सेल को फॉर्म करता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल साइकिल क्या है? तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके थ्रू सेल किसी नए सेल को फॉर्म करता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से तुम लोगों ने देखा कि एक सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। पहला एस फेज जिसमें रेप्लिकेशन किया जाएगा, दूसरा एम फेज जिसमें रेप्लिकेटेड डीएनए का सेग्रीगेशन किया जाएगा, तीसरा G1 फेज जिसमें रेप्लिकेशन में की जाने वाली तैयारियां की जाएंगी, और आखिरी G2 फेज जिसमें माइटोसिस के पहले की तैयारियां की जाएंगी। ये G1 से G2 फेज तुम्हारा इंटरफेस कहलाता है और ये एम फेज माइटोटिक फेज कहलाता है। अब अगर तुम एक सेल साइकिल को कंसिडर कर रहे हो जिसमें 4 फेजेस होते हैं, तो इन चारों फेजेस का ड्यूरेशन 24 आवर होता है, जिसमें अकेले इंटरफेस का ड्यूरेशन 23 आवर्स का होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95%। और ये जो तुम्हारा माइटोटिक फेज है वो रफली 1 आवर का होता है। और इसी 1 घंटे में ही तुम्हारे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हो जाते हैं। अब तुम समझ रहे होगे कि एक न्यूक्लियस को डिवाइड करने और उसके बाद उसके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा। ज़्यादा समय किसमें लगता है? तो इस चीज़ को करवाने के लिए जो तैयारियां की जाती हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होगे तुम एक सेल साइकिल का फोटो है जिसमें एक एस फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, एक एम फेज है जिसमें माइटोसिस हो रहा है, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे फेजेस हैं जिनमें इन दोनों से रिलेटेड तैयारियां की जाती हैं। गैप 1 फेज जो कि एस फेज के पहले आता है और गैप 2 फेज जो कि माइटोसिस के पहले आता है। तुम ये भी देख रहे होगे
कि G1 फेज से लेके G2 फेज जो है तुम्हारा वो इंटरफेज कहलाता है, और ये तुम्हारा M फेज है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस तुम्हारा अपना मस्त डिवाइड कर लेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा ताकि एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो सके। ये वीडियो सेल साइकिल का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इसके बाद हम लोग चेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेंगे, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो जानेंगे, उसका सेल साइकिल के रेगुलेशन में क्या रोल है वो देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।